बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 5 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जेल से एक ऐलान किया और इस ऐलान के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टांगे हैं वो क्यों कांप रही हैं, इसकी तफसील शामिल करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अडयाला जेल में दिन दिहाड़े एक वारदात डाली गई, डाका डाला गया और ये डाका डालने वाला कौन था, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और फिर साइफर केस का ट्रायल दोबारा कलदम और जेल जो है जो अदालत में बनाई गई थी अब ये टूटने के करीब है, ये क्या माजरा है और इमरान खान के वकला अब किस किस्म का डिफेंस तैयार कर रहे हैं, इसकी हकीकत भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है। आईबी की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट आ गई, इसमें क्या लिखा हुआ है, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर ऑडियो लीक्स में जज का आलमी अदालत में जाने का ऐलान। और फिर सबसे अहम खबर व्यूअर्स आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार के साथ जहां लगाया जा रहा है, वहीं पर अब एक नया काम शुरू हो गया है। 20 से 22 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा करवाने की एक तारीख जो है वो रखी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जहां जहां से भी कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं उनके खिलाफ अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इसकी तफसील और 3 शख्सियात जिनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है, और इमरान खान ने जेल से जो एक इंतहाई अहम ऐलान किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कांपें हैं वो टांग रही हैं। और जो अडयाला जेल में दस्तावेजात की कहानी, ये मैं पहले आपको बता दूं। खान साहब की तरफ से मुख्तलिफ लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और अगर उन्हें इजाज़त दी गई तो ठीक है, अगर इजाज़त नहीं दी गई तो फिर वो जेल से बैठकर ही पूरी जो अपनी जमात है उसे कंट्रोल करेंगे। अब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा ये चीज़ जो है वो देखी कि पैगामात इमरान खान ने जेल से दिए वकला के ज़रिए बाहर आते हैं और वो पैगामात कौम तक पहुँचाए गए, पार्टी की कोर कमेटी तक पहुँचाए गए। खान साहब की अंदर से जो गुफ्तगू थी जेल से, जिस तरह उन्होंने मुकालमे जो जज से किए वो भी बाहर आए और लोग इमरान खान की गुफ्तगू को इंतज़ार करते हैं, सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं कि इमरान खान ने आज जेल से क्या पैगाम दिया। अब इन हालात के अंदर हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो जेल ट्रायल था साइफर का, उसे इन कैमरा कर दिया गया ताकि वकील अगर जाते हैं तो वो सिर्फ खान साहब से बात कर सकें। और जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहा है, फैमिली के लोगों को भी अब इमरान खान से दूर इसलिए रखा गया कि थोड़ा सा भी इन्हें वक्त नहीं देना जहां पर ये बैठकर कोई प्लानिंग कर सकें, कोई मामला अपने आगे चला सके। अब व्यूअर्स, हो ही रहा है कि एक ऐलान और इस ऐलान के बाद जो है सफ़े मातम बिछ गया। इस ऐलान के मुताबिक इमरान खान अब 3 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये ऐलान किया गया और उनके मुताबिक मियांवाली, लाहौर, इस्लामाबाद के हलकों से उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए जाएंगे। इस सवाल को आपके जहन में यकीनन ये उभरा होगा कि खान साहब तो जेल के अंदर हैं, उन्हें नाअहल कर दिया गया, इसीलिए उन्होंने पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए इसमें भी हिस्सा नहीं लिया। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान जेल से इलेक्शन जो है वो कैसे लड़ सकते हैं। और उस नाअहली के मुताबिक जिसके ऊपर आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठ गए हैं और फैसला नहीं सुना रहे, तो इन हालात के अंदर ये फैसला जो है वो क्या आएगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि खान साहब की नाअहली के रास्ते में वाहिद जो रुकावट है वो है तोशाखाना की। और जो तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है, जब तक वो कलअदम करार नहीं दिया जाता, बात आगे जो है वो नहीं पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कब सुनाएगी ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक साहब को पता है। और जब तमाम अदालतें इमरान खान के अगर हक में फैसला सुना देती हैं तो फिर यकीनन जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो इस अदालत को, आमिर फारूक की अदालत को इस्तेमाल करें अपने मकासद के लिए, और हमें यही होता हुआ नजर आ रहा है। अब चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस से जो मुतालबा किया वो ये कहते हैं, जो बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से सामने आया वो ये कहते हैं कि हमारा कोई मुतालबा ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी हो, क्योंकि इसके हवाले से 3 जमातों ने अपना मौक़िफ़ रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, फिर इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो ये समझती है कि ये सिर्फ किसी और के इशारे पर ये सब कुछ जो है वो खेल खेला जा रहा है और किसी तरह भी इंतखाबात जो हैं उसे डिले नहीं करना चाहिए और मुस्ताफ़ी होने का जो मामला है इलेक्शन कमीशन का, इसको ना उठाया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ मुतालबात किए और मुतालबात ये थे
कि एक तो हमें कन्वेंशंस करने दिए जाएं, 25 करोड़ जो आवाम है उनके हक पर ये डाका डाला जा रहा है। अगर कोई तहरीक इंसाफ को पसंद करता है तो फिर क्या उसके खिलाफ भी आप मुकदमा जो है वो चलाएंगे? पाकिस्तान की आवाम 70% अगर इमरान खान के साथ खड़ी है तो क्या 70% आवाम के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा? इस बात के ऊपर इलेक्शन कमीशन और दीगर जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन्हें सोचने की जरूरत है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का मुतालबा है, लेकिन क्या चीफ जस्टिस किरदार अदा करेंगे? एक स्टेटमेंट जो है वो तारिक मसूद साहब की तरफ से जारी किया गया कि जनाब हम गार्डियन और कस्टोडियन ऑफ द लॉ हैं। भाईजान कहाँ पर हैं? लापता हैं। पाकिस्तान में इंसाफ लापता, पाकिस्तान के अंदर आइन लापता, पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी गुमशुदा हो चुकी, और जो गुमशुदगी के इश्तिहारात जो हैं वो हमें पाकिस्तान में लोगों की बेबसी की जो तस्वीर है उसके अंदर इसकी झलक नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों और पाकिस्तान की आवाम को आप जब तक इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करेंगे तो फिर आप जितनी मर्जी गुफ्तगू करें, जितनी मर्जी बातें करें कि हम कस्टोडियन ऑफ द लॉ हैं, कोई इस लतीफ़े पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब ये जो इंतखाबात में ताख़ीर का जिम्मेदार जो है चीफ जस्टिस साहब को अगर ठहराया जाए, और जिस तरह से कोशिश ये की जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है कि ये एक बाकायदा तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन नोटिस जो है वो नहीं लिया गया। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक और बात बताऊं, आपने थंबनेल के अंदर भी पढ़ा कि डाका डाला गया। आप ये सवाल जरूर सोच रहे होंगे कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के लिए जुमला लिखा गया। ऐसा नहीं हुआ, और इस जुमले में हकीकत है। डाका किसे कहते हैं? जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर आप किसी से कोई चीज छीन लें और वो बेचारा बेबसी की तस्वीर बनकर आपकी तरफ तकता रहे। बाज़ दफ़ा तो देखने की भी इजाजत नहीं होती, और आप जरा गौर से देखें तो आपकी आंखें निकालने की धमकी दी जाती है और फिर आपको गोली भी मार दी जाती है। डाके इसी तरह डाले जाते हैं, और अब एक डाका अडयाला जेल के अंदर डाला गया। गौर से इन अल्फाज को सुनना है जो बैरिस्टर गौहर के थे, और वो ये कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों को मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा, हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी से उनके कागजात नामजदगी छीने गए। अंदाज़ा कर लें कि यह आपका आईनी और यह आपका कानूनी हक है, और आपको इससे कोई महरूम नहीं कर सकता। जब तक किसी को कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती वो इलेक्शन लड़ने का अहल है, और नाअहली जो है वो सज़ा के साथ जुड़ी होती है। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, उनके ऊपर केस है, केस चल रहा है, उसका वो दिफा करते हैं और उसके दिफा की आपको इजाज़त नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि सेक्रेटरी साहब चले गए, उनके हाथ में कागज़ थे और वो कागज़ जो है वो उन्हें छीन लिया गया। ये कहना है बैरिस्टर गौहर का, और उम्मीदवारों के कागजात छीनने के दीगर जो है हमने बहुत सारे और भी वाक़यात देखे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि साइफर केस का ट्रायल दोबारा कलअदम करार देने के लिए दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है, और ये दरखास्त बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साइफर अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अब पहले आपको मैं ये बता दूं कि ट्रायल कोर्ट का असल में हुक्मनामा क्या था, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की तरफ से दोबारा अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया जा रहा है। अदालत ने अपने हुक्म में साइफर केस की रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद की थी जो खिलाफ आइन है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं जी, गुल हसन औरंगजेब और फिर जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ ने फैसला दिया कि हर सूरत इस केस का ट्रायल ओपन होना चाहिए, वरना बहुत से सवालात उठाए जाएंगे। अब सवालात तो उठ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब जो है वो कोई देने के लिए नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और इंसाफ की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि जबर की और बर्बरियत की हुक्मरानी है। और किस तरह हुक्मरानी जो है ये की जा रही है, इसकी एक झलक मैं आपके सामने रख देता हूं। जज ने उल्टा वारदात ये डाली, जज अबुल हसनात साहब की मैं बात कर रहा हूं, ये वो लिख दिया कि ना तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया और ना ही सोशल मीडिया पर इमरान खान के साइफर केस का कोई जो है वो हवाला देगा। आपको याद होगा कि जिन लोगों ने साइफर केस के अंदर रिपोर्टिंग करनी थी उनको भी रोक दिया गया, यानी अंदर कोई नहीं जाएगा। फिर ख़ानदान के लोग अगर जो जेल की कार्रवाई है इसे बाहर जाकर आवाम के सामने रखेंगे तो उनके खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी, यानी तमाम रास्ते इसके बंद कर दिए गए। मैं आपके सामने ना कुछ चीज़ें रख देता हूं एक एक करके, और फिर जज अबुल हसनात साहब जो हैं, जो बहुत ही छोटी अदालत के एक छोटे से जज हैं, उनकी हैसियत क्या है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद
में बैठकर लाहौर की एक अदालत के जज के बारे में क्या कह रही है, यानी हाई कोर्ट के जज की अहमियत क्या थी और फिर इस अदालत की असल में हैसियत क्या है और जिसे बड़ा बनाकर पेश किया गया। इस पूरे केस के अंदर वो कहना क्या चाह रहे हैं और अब तक हुआ क्या है। साइफर केस के अंदर तमाम बयान जो थे वो रिकॉर्ड हो गए, जिसे छुपाया नहीं गया बल्कि छापा गया, सारी समात को पब्लिक कर दिया गया, गवाहों के बयान पब्लिक हुए, साइफर की कॉपी तक जो है वो इंटरसेप्ट ने छाप दी। और फिर क्यों इसका ट्रायल जो है वो इन कैमरा किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब जो है जज अबुल हसनात साहब जो है वो दे सकते हैं। अब ये जज जो है तौहीन अदालत का मुर्तकिब कैसे हुआ। जस्टिस अली बाकर नचवी साहब के बारे में जो अल्फाज कहे थे कि मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, यही कहा था ना, और तो कुछ नहीं कहा। अच्छा आता है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज अबुल हसनात साहब हैं, ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, यानी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था और जज अबुल हसनात साहब ने फैसला ना मानकर कौन सी तौहीन की है और इस तौहीन का क्या अंजाम होगा, इसका जवाब आपको इन लोगों से जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो चले गए हैं और अब इस दरखास्त के ऊपर अब कार्रवाई होगी नहीं होगी, हमें इसके लिए कहा यह गया है, यानी पाकिस्तान की आवाम भी इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार करने के लिए ही हमें कहा गया है। क्योंकि आपको याद होगा माजी में ना एक पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर जब बिजली चली जाती थी ना तो फिर एक इश्तिहार एकदम से ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के ऊपर नमूदार होता था, मुझे आज भी याद है, जिस पर लिखा होता था कि इंतज़ार फरमाइए। तो पूरी कौम जो है वो इंतज़ार फरमा रही है, जब तक हालात इनके कंट्रोल में नहीं आएंगे ये इसी किस्म की हरकत आपको करते हुए नजर आएंगे। और व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि ये ऑडियो लीक का ये मामला है और अब खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट आ गई, जिनमें ISI जो है इनकी तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, जिसे अदालत में जमा करवा दिया गया है। अब इसके अंदर ना ऑडियो लीक्स के अंदर जज का आलमी अदालत जाने का जो ऐलान है, इसकी हकीकत भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स की गैर मामूली समात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई और जो 4 निकात हैं, ये वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूं। बुशरा बीबी और जो लतीफ़ खोसा थे उनकी एक ऑडियो सामने आती है। लतीफ़ खोसा साहब जो है उनका ज़्यादा झुकाव जो है वो बुशरा बीबी की तरफ है, क्योंकि उनका मुकदमा लड़ रहे हैं और एक अच्छा रिलेशन था, वर्किंग रिलेशन। और उसके बाद हमने ये देखा कि लतीफ़ खोसा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर बात कहकर PTI के अंदर शमूलियत जो है वो इख्तियार कर ली है। अब बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की ऑडियो की तहकीकात का हुक्म जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दिया। अच्छा, बाबर सत्तार साहब बहुत देर तक ना जियो के ऊपर रिपोर्ट कार्ड करते रहे और नून लीग के बहुत ज़बरदस्त किस्म के हामी थे। लेकिन व्यूअर्स एक बात सच साबित हुई कि बाबर सत्तार साहब जो है वो बेशक अपने फैसलों को की रिट जो है वो कायम नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने मेरे समेत बहुत सारे लोगों को जो है वो गलत साबित किया और अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि गलत इस तरह साबित किया कि यार कोई बोल तो रहा है ना, रिट जो थी अगर नहीं हो सकी तो इसमें जज का कसूर नहीं है, पूरा निज़ाम जो है उसके अंदर रिट आप कायम नहीं रख सकते, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मौसम ऐसा पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि रिट कायम नहीं हो सकती। लेकिन क्रेडिट गोज टू बाबर सत्तार, जिन्होंने इतनी आवाज़ बुलंद की और अब ये रिपोर्ट्स, इसकी एक शक्ल जो है, इस आवाज़ बुलंद करने का नतीजा पहला आ गया कि अब रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी गई। अब इसमें तहकीकात की करके रिपोर्ट जो थी ये क्या थी अदालत में जो रखी गई, एक तो DG/ISI से तहकीकात करने का कहा गया था। दूसरी चीज़ ये थी कि जी DG/FIA को भी अदालत ने अपनी तहकीकात करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का कहा। फिर चेयरमैन पैमरा जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले के हवाले से पैमरा को ये कहा कि ये लोग जो इलेक्शन के अंदर अबहम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसे टेलीविजन चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करें। अच्छा, पहले तो इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए ना कि वो लोग जो आपके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं हल्का बंदियों के मामले पर, इसके ऊपर पैमरा को जाकर ज़रा पूछें। और फिर इन्होंने अदालत की जो रिट थी, अदालत ने क्या कहा कि पैमरा से ये सवाल किया कि ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं, ऐसे ही हमने दुनिया में डेफेमेशन के कवानीन को देखा कि अगर कोई चीज़ गलत है और उसको चलाने वाला ये तहकीक किए बगैर उसको चला देता है, तो अगर वो गलत हुई तो ये मल्टीप्लाई होगी। यानी पहले 25 लोगों ने अगर देखी, उसे आपने नशर कर दिया, तो ऐन मुमकिन है कि जो उसकी अशात और पब्लिकेशन 50,000 उसकी सर्कुलेशन हो या फिर 5 लाख हो, तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती होती कहीं से कहीं निकल जाएगी, तो डेफेमेशन आपको होती हुई नजर आएगी। अब ये सवाल पूछा गया चेयरमैन पैमरा से अदालत की तरफ से कि भाई आपने तो उसको चलवा दिया, ऐसे चैनल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्या कोई ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है जिस पर
रावी खामोश है और पैमरा भी खामोश है, क्योंकि उन्हें खुद भी मालूम नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। अब पीटीए से अदालत ने ये जवाब तलब कर रखा था, ये भी अहम नुकता है, कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये ऑडियो आई, इसका डेटा सोशल मीडिया कंपनी से लेकर तहकीकात करके बताएं कि ये अकाउंट किसका था। वो कहना ये चाह रहे हैं, मैं आपको सादा जुबान में समझा देता हूं, कि एक टाइमलाइन का जिक्र किया जा रहा है कि पहले सबसे इसे वीडियो को किसने, ऑडियो को किसने जो है लीक किया। बहुत सारे ऐसे पैगामात, जिस तरह इसहाक डार साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो इलेक्शन शेड्यूल था वो जिसने जारी करना था उससे पहले जारी कर दिया। ये भी सवाल उठाया गया कि इनके पास कहाँ से आ गया, यानी प्रैंक हो गया इनके साथ। फिर उससे पहले बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स हैं जो एक जर्नलिस्ट करता है और उसी को कॉपी पेस्ट करके बाकी जर्नलिस्ट भी कर देते हैं। तो अगर आप उसकी टाइमलाइन पे जाएं कि पहले इनिशिएट कहाँ से किया गया, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन सब लोगों का कबीला और न्यूक्लियस कहाँ से है, कहाँ से मरकज और कौन लोग हैं जो इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो इसी तरह बाबर सत्तार साहब ये कहना चाह रहे थे कि सानू है दसिया जाए कि बंदा लेके आओ जिसने इसको रिलीज किया, पता चल जाएगा और फिर हम उससे तहकीकात करेंगे कि भाई आपके पास ये ऑडियो जो है वो कहाँ से आई। किसी को हायर कर लें, पता लग जाएगा कि ये ऑडियो कहाँ से है। अब इसके अलावा वफाकी हुकूमत से अदालत ने ऑडियो लीक से मुतल्लिक 8 अहम सवालात के जवाब दोबारा तलब कर रखे थे। इससे कबल के जवाब पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। अब ये सवालात क्या थे, ये तकरीबन कोई 8 सवाल हैं, बहुत ही अहम हैं, गौर से सुनिएगा और आपको पता लग जाएगा कि बाबर सत्तार, जिन्हें मैंने क्रेडिट दिया, मैं क्यों उन्हें क्रेडिट दे रहा हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान में आम आदमी की आज़ादी का मामला है, आपकी, मेरी और हमारी फ्यूचर जनरेशन की आज़ादी का मामला है और बहुत ही अहम है। पहला सवाल कि ऑडियो टेप कौन किस कानून के तहत जो है किसी भी चीज को टैप करता है। ठीक है, बरतानिया के अंदर ना न्यूज ऑफ द वर्ल्ड जो है उसे बंद किया गया था कि ये लोगों के फोन टैप करता था। इतना पुराना अखबार जिसने बड़े बड़े स्कैंडल्स जो है उसे लॉन्च किया, बरतानिया की अदालतों ने उस पूरे अखबार को उड़ा कर रख दिया। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कुछ लोग हमारी गुफ्तगू को टैप करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होता रहा, इसके अलावा कौन सी आपको मजीद एग्जाम्पल देंगे। अच्छा जी, दूसरा सवाल, किस इदारे के पास ये सलाहियत है। सबको मालूम है किसके पास सलाहियत है। शहरियों की प्राइवेसी के आइन में दिए हक की खिलाफवर्जी करने का जिम्मेदार कौन है। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है। अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किसी मैकेनिज्म के तहत रिकॉर्डिंग कर सकती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने के हवाले से क्या सेफगार्ड्स मौजूद हैं। कोई नहीं है कि जी इत्थे जिसका दा है इस्तेमाल करो और फेंक दो, जैसा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल आप करते हैं ना, कुर्सियों पर बैठकर उन कुर्सियों के मजे लिए जाते हैं। बेगमात के ऊपर बात आ जाए तो कहा जाता है तर्जुमान जो है, तर्जुमानों की फौज एक मैदान में आएगी और बेगमात की हिफाजत करती है, बेगमात की तलाशी की बात की जाती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और क्या सेफ गार्ड्स हैं, ये एक इंतहाई अहम सवाल था जो पूछा गया। अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है। गैर कानूनी रिकॉर्ड की कॉल्स रिलीज की जिम्मेदारी किस पे आयद होगी। अगर आप ना हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म्स हैं जिसमें आपको फ्यूचर जनरेशन और फ्यूचर के अंदर जो सोशल आपका रहन सहन इसे कहना चाहिए या फिर आपकी जो तर्ज ज़िंदगी है, आप किस तरह रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर ना रियासत की और जिस शिप के अंदर या फिर जो बड़ी सुप्रीम पावर है जो इंसानों को कंट्रोल कर रही है, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं आपने देखा होगा, उसके अंदर अगर कोई सोचता भी है ना तो ऐसी मशीनें और ऐसी चिप्स थी कि पता लग जाता है कि ये किस सोच का मालिक है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी, यानी सोचों पर भी पहरा। हमने ऐसे काम जो है वो फिल्मों में होते देखे, लेकिन जब आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्म हैं जिनके अंदर प्राइवेसी को इन्वेड करके एक डिक्टेटरशिप सोचों पर भी एक पहरा लगाते हुए हमें जो है वो लोग नजर आएंगे। अब अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब जी आ गया है और अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब क्या आया, वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की पोजीशन है कि ISI, FIA और IB समेत किसी को भी ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं है। अगर मान जाते तो जनाब बड़ा मसला बनना था, माना नहीं है, उन्होंने कहा जी कि इजाज़त कोई नहीं है, कौन करता है हमें भी नहीं पता। अगर कोई हुकूमत एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है, ये भी अटॉर्नी जनरल साहब ने बात कर दी। अब ISI का जवाब क्या है, ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती है। अभी तक ये नहीं पता कि ऑडियो लीक कहाँ से हुई। बाबर सत्तार का इस पर जवाब जो है वो कहते हैं कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहाँ से लीक हुई, इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। अटॉर्नी जनरल साहब चेक कीजिएगा, कोई खबर थी, IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई।
मंसूर साहब का इस पर जवाब ये आया कि जी कि चेक करके बताएंगे, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मावनीन मुकर्रर करेंगे। भाईजान बात बढ़ गई है और बाबर सत्तार साहब जो है ना, इसीलिए मैंने आज इनको क्रेडिट दिया, क्योंकि यार ये हमारी ज़िंदगियों का मामला है, हमारे मुस्तकबिल का मामला है। अगर सोच पर पहरे होने लगे, ज़ुबानों पर पहरे होने लगे, आप दिलों पर पहरे लगा नहीं सकते अगर आपके बस में होता। जैसा मैंने आपको हॉलीवुड की फिल्म्स का हवाला दिया, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं, मेरी अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन हमने मुतादिद दफ़ा ऐसा देखा कि जहाँ पर लोगों को जो सोशल स्टाटा है और जो सिंगल यूनिट है किसी भी माशरे का, सोसाइटी का, उसे कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो ये पहरे हमने हॉलीवुड की फिल्मों में देखे, और पाकिस्तान जैसे माशरे में अगर ये पहरे नजर आएंगे तो भाईजान सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लबंदी लोड है। स्टोरी तैयार है, पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बननी चाहिए और ऐसे हालात के ऊपर फिल्म बननी चाहिए कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसे किस तरह तबाह किया जा रहा है, और कोई मानने को तैयार नहीं कि ये हम थे। वो कौन था सबको मालूम है कि वो कौन है, लेकिन अब ये मामला अदालत के अंदर अगर इंटरनेशनल मामलीन लगा दिए गए तो फिर शायद ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, और फिर यही सवाल जो है वो अब उठाया जा रहा है मावनीन के हवाले से। और फिर आपको आखिर में ये खबर भी दे दें कि पाकिस्तान के अंदर ना इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ अब एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब के पेपर्स जो हैं छीने गए। दूसरी तरफ अब जेल से जिन लोगों ने, जिन उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, इसमें सनम जावेद साहिबा हैं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करेंगी। और फिर दूसरी बड़ी खबर ये आई कि इमरान खान के भांजे जो हैं हसन न्याजी साहब जो हैं, उन्होंने भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। हसन न्याजी की वालदा की दरख्वास्त सामने आई और हसन न्याजी की वालदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें वफाकी और पंजाब हुकूमत और कमांडिंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। अदालत हसन न्याजी को कागजात नामजदगी जमा कराने का प्रोसेस मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए। अदालत जो ओथ कमिश्नर है, नॉट ओथ कमिश्नर, ऑथ कमिश्नर को हसन न्याजी से मुलाकात करके कागजात नामजदगी की तस्दीक और दस्तखत की इजाज़त दे, ये कहा गया है। और फिर हसन न्याजी चूँकि इस वक्त आर्मी की तहवील में है, इसलिए अगर अदालत ने हुक्म दे भी दिया तो इलेक्शन कमीशन बहाने तलाश करेगी, और मुझे नहीं लगता कि उनके कागजात नामजदगी के ऊपर कोई दस्तखत होंगे या कोई मज़ीद रुकावटें जो खड़ी की जा सकती हैं। खबर ये भी आ रही है कि उमैर न्याजी साहब जो हैं उनके वालिद से पेपर छीन लिए गए। ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है इन तमाम लोगों के खिलाफ ये क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।